अभी हमने थोड़े दिन पहले गैलेक्सी बुक 3 प्रो का रिव्यू किया था और उसके कमेंट सेक्शन में जो भरपूर कमेंट मिले, भैया बुक 3 अल्ट्रा का रिव्यू करो क्योंकि उसके अंदर ग्राफिक्स कार्ड और बुक 3 प्रो के अंदर भैया इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स हमें मतलब नहीं है, हमें महंगा मसाला देखना है। तो तुम्हारे से इतना प्यार तो करते हैं कि अरेंजमेंट करना तो बनता था। ये है गैलेक्सी बुक 3 अल्ट्रा जिसके अंदर आता है i9 13th जनरेशन प्रोसेसर, RTX 4070 ग्राफिक्स कार्ड और ये भाई इकलौता ऐसा लैपटॉप है जो इंटेल ईवो सर्टिफाइड है, साथ में उसके ग्राफिक्स कार्ड भी है। तो इंटेल ईवो के मजे और गेमिंग और प्रोडक्टिविटी और वो सब तो हो ही जाएगा। और भाई पहले बता दूं, इस लैपटॉप का प्राइस 2,80,000 रुपीज है। अरे 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 कहां चल दिए भाई साहब, भाई से प्यार नहीं करते क्या? वीडियो पूरी देख के जाओ, लेना हो या ना लेना हो। और इतने प्राइस पॉइंट पे आता है तो क्या ये मैकबुक किलर है? क्योंकि इस प्राइस पॉइंट में मैकबुक प्रो तक आ जाती है। तो सारी चीजें इस वीडियो में कवर करेंगे। अभी डब्बा खोल लेते हैं। यहाँ पे भाई साहब लंबा चौड़ा बॉक्स मिल जाता है, पता नहीं अजीबो गरीब टाइप का बॉक्स है, एकदम जैसे मिठाई का डब्बा नहीं होता। एंड भाई देखो, इसको कहते हैं इको फ्रेंडली वाला हिसाब किताब। सारी की सारी पैकिंग हमारे को इको फ्रेंडली मिलती है, कोई पन्नी का प्रबंध नहीं किया हुआ। यहाँ पे एकदम कागज वागज का प्रयोग है और ये निकल जाता है हमारा लैपटॉप। और यहाँ पे नीचे थोड़ी बहुत पुस्तक और इसके अंदर ओ भाई चार्जर भी सेम कागज की पैकिंग में चार्जर। भाई पहली बार सैमसंग के लैपटॉप का इतना बड़ा चार्जर देख रहा हूं और ये हमारा 135 वॉट का चार्जर है। और भाई थैंकफुली इसका चार्जर टाइप सी वाला है, आप अपना लैपटॉप चार्ज करो, अपना स्मार्टफोन, वाइड कंपैटिबिलिटी। और यहाँ पे लास्टली हमारे को मिल जाती है एक पावर कॉर्ड। तो भाई यहाँ पे अच्छा खासा बड़ा 16 इंचेस का लैपटॉप हमारे को मिल जाता है। और एक चीज मैंने इसके अंदर नोटिस करी थी, जैसे हम इसको ओपन करते हैं ना इसकी लिड को, लैपटॉप हमारा ऑटोमेटिकली बूट हो जाता है। और यहाँ पे भाई पूरा का पूरा लैपटॉप हमारे को मेटल बिल्ड में मिलता है और भाई प्रीमियम तो है, दिखने में लगती है क्लासिक लुक, बिल्कुल प्लेन सिंपल सा लैपटॉप है। ऊपर सैमसंग की ब्रांडिंग हो रखी है और पीछे से हमारे को कुछ ऐसे एयर इनटेक के वेंट्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे इंटीरियर भी हमारे को पूरा का पूरा मेटल बिल्ड में मिल जाता है। और जैसे कि बिल्ड क्वालिटी की बात चल रही है, एक हाथ से लिड आराम से ओपन हो जाती है और यहाँ पे मैक्सिमम लिड कुछ इतनी खुल जाती है इसकी। लेकिन इतने महंगे लैपटॉप में कुछ इतना वॉबल मिलता है हमारे को, भाई क्यों झूल रहा है ये? ऐसे तो गलत बात है यार, इतने पैसे भर रखे हमने, ये भाई काफी ज्यादा है और इस प्राइस पॉइंट में बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और यहाँ पे फ्लेक्स कुछ नहीं है, चाहे टॉपलेट फ्लेक्स देख लो चाहे कीबोर्ड फ्लेक्स, बिल्ड क्वालिटी के मामले में सॉलिड आता है एकदम। और ये लैपटॉप ना ज्यादा मोटा नहीं है दिखने में, 16.5 mm थिक है, लेकिन जो इसका वेट है 1.9 kg है, जो कि ज्यादा नहीं है एज पर स्पेसिफिकेशन, क्योंकि अंडर 2 kg वाली कैटेगरी में आता है विद हाई परफॉर्मेंस। और यहाँ पे जो लैपटॉप का टेक्सचर है ना, इसके ऊपर कोई भी फिंगरप्रिंट्स वगैरह के निशान नहीं आते, साफ सुथरा रहता है। अब आपको तकनीकी बात तो बता दें, क्योंकि इतने सारे पैसे भर रहे हो, स्पेसिफिकेशन तगड़ी मिलेगी। इंटेल कोर i9 13900H प्रोसेसर के साथ ही आता है, 14 कोर 20 थ्रेड्स का प्रोसेसर है, 6 पी कोर्स मिलते हैं यहाँ पे, 8 ई कोर्स मिलते हैं। और पी कोर ई कोर का मैं तुम्हें काफी बार बता चुका हूं, हाइब्रिड आर्किटेक्चर है इंटेल 13 जनरेशन के साथ और 12 जनरेशन में भी था। जहां पे परफॉर्मेंस इंटेंसिव टास्क करोगे वहां पे पी कोर काम में आते हैं। और जैसे आप नॉर्मल डे टू डे टास्क कर रहे हो, मल्टीटास्किंग कर रहे हो, नॉर्मल सा काम कर रहे हो, ओटीटी वगैरह देख लिया, तो एफिशिएंसी कोर्स काम में आते हैं। ये डिफरेंट कोर्स का यूसेज आपके पीसी को काफी ऑप्टिमाइज कर देता है, बैटरी बैकअप काफी बेटर कर देता है। अभी हमने GT टाइटन रिव्यू किया था, उसके अंदर HX सीरीज का प्रोसेसर था, इसके अंदर H सीरीज है। 13980HX के अंदर आपको 10 कोर एक्स्ट्रा मिलता है एज कंपेयर टू दिस प्रोसेसर, इसलिए HX सीरीज ज्यादा बेटर परफॉर्म करती है। और इसके अंदर H डालने का रीजन यही है क्योंकि ये पतला लैपटॉप है और HX सीरीज बहुत ज्यादा पावर ड्रॉ करती है और गर्मी बहुत पैदा करती है। तो ज्यादा गर्मी नहीं पैदा करनी है, ठंडा चाहिए। और यहाँ पे मिलता है हमारे को RTX 4070 जो स्टूडियो लेवल वाला है और ये 60 वॉट का GPU है। और 60 वॉट होने का रीजन यही है क्योंकि पतला लैपटॉप है, ज्यादा पावर वाला नहीं डाल सकते वरना गर्मी पैदा करेगा और फिर दिक्कत आ जाएगी। और ये जो स्टूडियो वाले जीपीयूज होते हैं ना, स्पेशली इंजीनियर्ड होते हैं फॉर क्रिएटर्स, लाइक आप वीडियो एडिटिंग करते हो, रियल टाइम रे ट्रेसिंग वाले आपको काम करने हैं, उन मामले में काफी ऑप्टिमाइज तरीके से काम करते हैं। और ऐसा नहीं स्टूडियो का ठप्पा लग गया तो आप गेमिंग नहीं कर पाओगे, गेमिंग हो जाएगी इसके ऊपर, वो आपको गेमिंग वाले पार्ट में दिखाते हैं। और इतने सारे भरपूर पैसे भरने के बाद इसके अंदर मिलती है 32 GB की LPDDR5 रैम, यानी कि सोल्डर्ड है। और ये रैम हमारी 6000 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली है। और यहाँ पे मिलती है 1 TB की Gen 4 SSD जिसकी रीड एंड राइट स्पीड अच्छी खासी हमारे को यहाँ पे मिल जाती है। और कनेक्टिविटी के मामले में Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.1 के साथ ही आता है। और भाई जैसे कि प्रोफेशनल कैटेगरी वाला लैपटॉप है तो आपको MS ऑफिस होम एंड स्टूडेंट इंक्लूडेड मिलेगा लाइफ टाइम के लिए। और ये ईवो वाला ठप्पा लगने के लिए ना कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि हमारे को मिलता है इंस्टेंट वेक वाला फीचर, विद इन 1 सेकंड इसकी डिस्प्ले ऑन हो जाती है अगर आप इसकी लिड बंद करके खोलते हो ना, बिल्कुल भी टाइम नहीं लेता। और यहाँ पे विंडोज हेलो का सपोर्ट मिलता है, थंडरबोल्ट 4 सपोर्ट यहाँ पे हमारे को मिलता है, 9+ आवर्स का बैटरी बैकअप हमारे को यहाँ पे मिलता है। एंड इंटेल ईवो के लैपटॉप फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, 30 मिनट चार्ज करो 4 घंटे का बैकअप निकाल के देंगे। और अब तो हमारे को इंटेल यूनिसन का भी सपोर्ट मिलने लग गया है, जिससे आप अपना स्मार्टफोन और पीसी इंटीग्रेट कर सकते हो। और सिर्फ एंड्रॉइड ही नहीं, इवन iOS भी, उसके अंदर फोटोज ट्रांसफर करनी हो, कॉल्स वगैरह लेनी हो, सारा काम सीमलेसली हो जाता है विंडोज प्लेटफॉर्म पे। तो भाई जैसे ग्राफिक्स कार्ड वाला लैपटॉप है, गेम तो ऑब्वियसली चलेंगे इसके अंदर। और तुम मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हो भैया कोई फ्री गेम बता दो हम भी डाउनलोड करके खेल लें। तो यहाँ पे आज आपको बताता हूं फ्री टू प्ले गेम वर्ल्ड ऑफ टैंक्स। ये एक ऐसा गेम है जिसके अंदर आपको टैंक्स के साथ बैटल करना होता है। और इस गेम में बहुत सारे अलग अलग मोड्स भी है, जैसे टीम बेस्ड बैटल, इवन स्मॉल बैटल्स एंड कोऑपरेटिव मिशंस। इसको भी कह सकते हो बैटल रॉयल ऑफ टैंक्स। और जैसे कि बैटल रॉयल है तो अपने दोस्तों के साथ खेलो,
खेलो या फिर दूसरे ऑनलाइन प्लेयर्स के साथ खेल लो। इस गेम में आप बन जाते हो रियल टाइम कमांडर और आप उसके बाद स्ट्रैटेजीज बना सकते हो अपनी एनिमी को डिफीट करने के लिए। इस गेम के अंदर 600 से भी ज्यादा ऑथेंटिक टैंक्स हैं और वो टैंक्स इंस्पायर्ड है मॉडर्न वर्ल्ड से। और डिफरेंट टैंक्स के साथ साथ आपको डिफरेंट एनवायरनमेंट भी मिलेगा खेलने के लिए, जैसे डेजर्ट, ओपन फील्ड, फॉरेस्ट और भाई 40 से भी ज्यादा एनवायरनमेंट। और भाई ये सब होते हुए भी ये फ्री टू प्ले गेम है। और वैसे डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड भी दिया, गेम डाउनलोड करते टाइम उसको यूज करोगे तो आपको इन गेम रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे और साथ में इन गेम एक्स्ट्रा आइटम्स भी। तो लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में और कोड भी लगाना मत भूलना और आज ही खेलो वर्ल्ड ऑफ टैंक्स फ्री टू प्ले। एंड भाई इस लैपटॉप के अंदर मिलता है हमारे को फुल साइज का कीबोर्ड, क्योंकि भाई 16 इंचेस का लैपटॉप है और कीबोर्ड यहाँ पे चिकलेट वाला मिलता है, काफी लो प्रोफाइल कीबोर्ड है और भाई यूज करने में प्रीमियम फील तो आती है। सिंगल कलर बैकलाइट कीबोर्ड है, 3 लेवल की ब्राइटनेस मिलती है, FN प्लस F9 से आप कंट्रोल कर सकते हो और इसकी लाइट आप ऑफ भी कर सकते हो। और यहाँ पे कीबोर्ड में एक चीज मेरे को अच्छी लगी, वो है इसकी एरो कीज, भाई बहुत छोटी छोटी है। एंड यहीं पे अगर हम इसकी ट्रैक पैड की बात करें, भैया इसका ट्रैक पैड क्यों बोला है, इसको जमीन क्यों नहीं घोषित कर देते भाई साहब, इतना बड़ा ट्रैक पैड, मतलब जरूरत क्या थी। वैसे फुली क्लिकेबल वाला ट्रैक पैड है, मल्टी जेस्चर को सपोर्ट करता है और यूज करने में कोई दिक्कत भी नहीं है, चलने में स्मूथ है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बट जब आप ऐसे टाइपिंग करोगे ना दोनों हाथ रख के तो आपके हाथ ट्रैक पैड पे लगेंगे और दिक्कत करेंगे। वैसे ट्रैक पैड लॉक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम माउस यूज नहीं कर रहे, बार बार लॉक अनलॉक थोड़ी करते रहेंगे। पहली बार बोल रहा हूं, थोड़ा छोटा होता तो ज्यादा बढ़िया होता। अरे ट्रैक पैड। एंड यहाँ पे भाई पतला लैपटॉप है, लेकिन पोर्ट्स के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। एक तो फुल साइज HDMI 2.0 का पोर्ट मिल जाएगा, दो यहाँ पे थंडरबोल्ट 4 के पोर्ट मिलता है जो हमारे 40 Gbps बैंडविड्थ के साथ आते हैं और यहाँ पे फास्ट डेटा ट्रांसफर स्पीड मिलती है और साथ में डिस्प्ले आउटपुट को भी सपोर्ट करते हैं 8K 60 हर्ट्ज तक। और अगर सिंगल डिस्प्ले लगाओगे तो 4K 144 हर्ट्ज तक का मॉनिटर लगा लो और सिंगल थंडरबोल्ट 4 पोर्ट से आप डुअल डिस्प्ले आउटपुट भी ले सकते हो अप टू 4K 60। और जैसे कि थंडरबोल्ट 4 पोर्ट है तो आपको 100 वॉट पावर डिलीवरी का सपोर्ट मिलेगा। और राइट साइड में हमारे को 3.5mm ऑडियो जैक मिल जाता है और उसके साथ एक टाइप ए पोर्ट जो USB 3.2 Gen 2 वाला है और यहाँ पे एक माइक्रो SD कार्ड रीडर का स्लॉट भी है। और भाई मेरे को समझ नहीं आता माइक्रो SD कार्ड रीडर का सीन क्या है, क्योंकि इतना महंगा जिसके पास लैपटॉप होगा, फ्लैगशिप लैपटॉप वाला बंदा ऐसा ही फोन लेगा ना इसमें माइक्रो SD कार्ड नहीं होता। और अगर वो क्रिएटर भी हुआ तो भी फुल साइज का SD कार्ड ही चाहिए उसको कैमरा वगैरह के लिए। ये किस काम का है मेरे समझ से बाहर है। और यहाँ पे जो इस लैपटॉप का सबसे तगड़ा हाईलाइटिंग पार्ट है वो है इसकी डिस्प्ले। यहाँ पे हमारे को मिलती है 16 इंचेस की डायनेमिक एमोलेड 2X डिस्प्ले जिसका रेजोल्यूशन 2880 बाय 1800 है, जिसको आप 3K डिस्प्ले भी कह सकते हो। और यहाँ पे 16:10 एस्पेक्ट रेशियो के साथ ही आती है जो हमारा WQXGA+ डिस्प्ले है। एंड ये आती है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ और साथ में डायनेमिक रिफ्रेश रेट का भी सपोर्ट है जो आप इसके एडवांस डिस्प्ले सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हो। 60 और 120 में खुद शिफ्ट होती रहेगी अकॉर्डिंग टू योर यूसेज। ये बैटरी बैकअप काफी इंपैक्ट डालती है। और भाई जैसे कि एमोलेड डिस्प्ले तो ब्लैक्स तगड़े दिखाई देते हैं, कलर्स काफी तगड़े दिखाई देते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे को 120% DCI-P3 कलर गैमेट मिलता है विद 100% sRGB। तो जो रेगुलर लैपटॉप के रिव्यूज वगैरह देखते रहते हैं वो समझ चुके होंगे कि किस लेवल की डिस्प्ले है। थोड़ा सा आपको रॉ तरीके से बताओ तो यहाँ पे अगर आपको कंटेंट क्रिएशन करना है, आपको एडिटिंग वाले टास्क करने हैं, हर चीज परफेक्टली ये डिस्प्ले करवा देती है। और ये डिस्प्ले वीजा HDR 500 को भी सपोर्ट करती है, यानी कि पीक 500 निट्स की ब्राइटनेस आपको मिलेगी। तो अगर आप HDR वाला कंटेंट देख रहे हो किसी OTT प्लेटफॉर्म पे और अगर आउटडोर में भी लैपटॉप को यूज करोगे तो काफी हद तक यूजफुल रहती है डिस्प्ले। लेकिन एक दिक्कत है, एमोलेड डिस्प्ले तो यहाँ पे ग्लॉसी पैनल इन्होंने यूज कर रखा है तो आउटडोर में आपको रिफ्लेक्शंस वगैरह दिखेंगे। और ये डिस्प्ले IK टेक्नोलॉजी के साथ आती है जो 70% ब्लू लाइट को कट करती है। तो लंबे अर्से तक आप एडिटिंग करते हो उसके ऊपर, अगर आप गेमिंग करते हो तो आपकी आंखों पे फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा करोगे तो फर्क पड़ेगा लेकिन काफी हद तक नहीं पड़ेगा। और डिस्प्ले को कंक्लूड करूं तो भाई वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले इन लैपटॉप मेरे आज तक के करियर में। जो इसकी डिस्प्ले है ना बहुत जबरदस्त है। यहाँ पे हमने इसके ऊपर वीडियो एडिटिंग वगैरह करके देखी और कलर इतने एक्यूरेट नजर आता है भाई, मजा आ जाता है। और अगर आपको कंटेंट देखना है HDR वाला हो या OTT पे देखना हो, YouTube पे हमारी वीडियो देखनी हो, बढ़िया दिखाई देती है। और भाई जैसे कि सैमसंग का लैपटॉप है, सैमसंग इकोसिस्टम आपको मिल जाएगा इसके अंदर, यानी कि अगर आपके पास सैमसंग का स्मार्टफोन है तो यहाँ पे क्विक शेयर का ऑप्शन मिल जाता है जिसके अंदर आप फाइल्स वाइज शेयर कर सकते हो अपने फोन और पीसी के बीच में। एंड यहाँ पे आपको सैमसंग डेस्क का भी ऑप्शन मिलता है जिससे आपका फोन पूरा का पूरा पीसी की तरह नजर आएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे लैपटॉप पर जरूरी काम चल रहा हो, बार बार फोन छेड़ने की जरूरत नहीं है, फोन आपका लैपटॉप के ऊपर ही है। और एक सैमसंग फ्लो ऐप भी है जिसके अंदर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, टेक्स्ट वगैरह फाइल शेयर कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, बट वो उतना सीमलेस नहीं है जितना आपको एप्पल इकोसिस्टम में मिल जाता है। अभी काफी इंप्रूवमेंट इनको करनी पड़ेगी। और ये इसका वेबकैम टेस्ट और इसी का माइक यूज हो रहा है। 1080p वाला वेबकैम मिलता है और भाई इतना तगड़ा वेबकैम है ना, मतलब लैपटॉप में आजकल ऐसा वेबकैम जल्दी से मिलता नहीं। वैसे पैसे भी तो तगड़े दे रहे हो ना। बाकी आपको कैसे लगी वेबकैम की क्वालिटी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। यहाँ पे बैकग्राउंड इफेक्ट के ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे बैकग्राउंड काफी हद तक ब्लर हो गया और यहाँ पे फेस इफेक्ट्स भी मिलते हैं। अपने फेस पे कोई इफेक्ट लगाना, एकदम फुल चकाचौंध जिंदगी करनी हो। और ऑटो फ्रेमिंग हमारे को मिल जाती है जिससे थोड़ा सा क्रॉप कर देता है और उसके बाद जैसे मूव होंगे उसके हिसाब से इसके अंदर हमारे को मूवमेंट मिलती रहेगी कैमरा पे। और यहाँ पे HDR का ऑप्शन भी है और एक आई कॉन्टैक्ट का ऑप्शन भी है। तो डे टू डे टास्क में ये सारे फीचर्स काफी हद तक काम आ जाएंगे। अब कैसे काम में आप लोगे वो आप देखो। और इसमें हम कैमरा और माइक को ब्लॉक भी कर सकते हैं। FN प्लस F10 को आप दबाओगे तो आपका कैमरा और माइक ब्लॉक हो जाएंगे। आजकल हैकिंग वैकिंग का बहुत सीन है ना, उसको बंद ही रखो। क्या फायदा तुम्हारे को पूरा दिन को रिकॉर्ड करता रहे, पता नहीं लगता आजकल।
इसके अंदर हमारे को मिलता है क्वाड स्पीकर, दो तो वूफर मिल जाएंगे 5 वॉट के और दो ट्वीटर्स मिलता है 2 वॉट के। साउंड अच्छी खासी दे देता है बट उतनी ज्यादा लाउड नहीं है जितनी मेरे को इससे उम्मीद थी जिस प्राइस पॉइंट का लैपटॉप है। और यहाँ पे ना बेस भी उतना फील नहीं होता जितना एक मैकबुक से आपको फील होता है और काफी क्रिस्प और क्लियर आवाज आती है। ऐसा नहीं बिल्कुल खत्म है बट उतनी भी अच्छी नहीं है जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। और भाई बैटरी के बारे में ऑब्वियसली बता चुका हूं इंट्रो में, इंटेल ईवो वाला लैपटॉप है तो 9+ आवर्स का बैटरी बैकअप दे जाएगा। लेकिन वो जो 9+ आवर्स है वो बेसिक यूसेज में है और ये एक्चुअल 9+ आवर्स निकाल के दे भी देता है। बेसिक यूसेज जैसे मल्टीमीडिया देख रहे हो, मूवी वगैरह देख रहे हो, डे टू डे टास्क कर रहे हो, उसमें बढ़िया बैकअप है। हमने इसके ऊपर फोटोशॉप चलाया, हमने मल्टीमीडिया बहुत ज्यादा यूज किया, हमने बैटरी पे वीडियो एडिटिंग भी करके देखी जिसमें परफॉर्मेंस पूरी नहीं मिल पा रही थी, लेकिन उसके अंदर ये 2 से 3 घंटे का बैकअप दे गया था जो कि काफी ठीक ठाक है थिन एंड लाइट लैपटॉप के हिसाब से। बाकी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, 30 मिनट चार्ज करोगे 4 घंटे लगातार फुल ऑन काम। और जैसे कि 100 वॉट पावर डिलीवरी को सपोर्ट करता है तो पावर बैंक वगैरह अगर है आपके पास 100 वॉट वाला, उससे भी आप इसकी फुल फ्लेजेड परफॉर्मेंस निकलवा सकते हो। अब यहाँ बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। सबसे पहले बेंचमार्क सिनेबेंच R23 के स्कोर्स आपके सामने, उसके बाद Geekbench 6 एंड ये हमारा PC Mark 10 7000 प्लस अच्छा खासा है। और ये 3D Mark Time Spy के स्कोर्स, क्योंकि GPU वाला लैपटॉप है, वीडियो पॉज करके देख सकते हो। और ये हमारे क्रॉसमार्क के बेंचमार्क है जिसमें भी ये काफी अच्छे खासे स्कोर निकाल के दे गया। और उसके बाद ब्लेंडर बेंचमार्क भी गया था 3420 स्कोर निकाल के दे गया, जो कि 60 वॉट वाले 4070 ने अच्छा खासा निकाल के दे दिया। अभी अपने ROG Zephyrus M16 का रिव्यू किया था ना, उसके अंदर भी i9-3900H ही था और उसके आप सिनेबेंच R23 के स्कोर्स देखो 18000 के आसपास निकल के आ रहे थे और सिंगल कोर 1998। वहीं पे इसके स्कोर्स काफी कम है उसके कंपैरिजन में, तो यहाँ पे रीजन साफ है, थोड़ा सा अंडर पावर्ड 3900H लगा रखा है क्योंकि वो ज्यादा पावर ड्रॉ करेगा, फिर वो गर्मी फेंकेगा और लैपटॉप पतला है प्लस मेटल बिल्ड में, तो यहाँ पे CPU पे लिमिट लगा रखी है। लेकिन हमने इसको टेस्ट किया, सबसे पहले 4K वीडियो एडिटिंग आराम से मक्खन करवा गया था, 4K 60 वाली फुटेज। और यहाँ पे फोटोशॉप चलाना आराम से कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करवा देता है। आपको कोडिंग करनी हो, डे टू डे टास्क करनी हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे 3D मॉडलिंग वगैरह भी हमने टेस्ट करके देखी थी, वो भी अच्छी खासी हैंडल कर गया था। बाकी जिसका फुल फ्लेजेड काम होता है वो पूरा टेस्ट कर पाता है। हम आपको नंबर से बता सकते हैं जितना इसका ब्लेंडर बेंचमार्क का स्कोर है ना, उसके हिसाब से यहाँ पे 3D मॉडलिंग, रेंडरिंग वाले या इवन गेम डेवलपमेंट वाले काम ये आराम से करवा देगा। और जब यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात चल रही है और हमने मैकबुक की बात करी थी इंट्रो में और टाइटल में भी लिखा है, हमने मैकबुक M2 का रिव्यू किया था और उसके अंदर काफी टास्क परफॉर्म करे थे ऑन बैटरी, और वो एक लौता लैपटॉप ऐसा जो ऑन बैटरी और ऑन चार्जिंग सेम परफॉर्मेंस निकाल के देता है। मुझे लगा ये भी निकाल के देगा, इंटेल ईवो 4070 स्टूडियो, तो यहाँ पे इसने कर दिया था डिसअपॉइंट। यहाँ पे चार्जिंग पे लगाओगे तो ही फुल फ्लेजेड परफॉर्मेंस मिलती है, चार्जिंग के बिना नहीं मिलती। तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी के मामले में मैं साफ कह सकता हूं कि भाई अभी विंडोज बीट नहीं कर सकता मैक को, लेकिन गेमिंग वाली बातचीत तो है ना इसके अंदर, क्योंकि 4070 लगा है और हमने करे हैं इसके अंदर गेम टेस्ट और गेमिंग में बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देगा। आप गेम टेस्ट पे नजर मारो, फिर कंक्लूजन की बात करते हैं, फिर पूरा बताता हूं मैकबुक लेना चाहिए, ये लेना चाहिए, जो भी है, और अपने वर्ड्स तो देंगे। और भाई इसके अंदर इतना पावरफुल प्रोसेसर लगा रखा है, तो सबसे पहले सीपीयू की ताकत को नापने के लिए वैलोरेंट चला लेते हैं, हाई सेटिंग्स पे टेस्ट कर रहे हैं, बाकी सेटिंग्स आपके सामने। और रेजोल्यूशन लैपटॉप का नेटिव ही है, 1800p पे हम टेस्ट कर रहे हैं। और भाई यहाँ पे हमारे को आराम से 200-250 FPS के आसपास निकाल के दे रहा है, जो कि भाई काफी सही है एक थिन एंड लाइट मशीनरी के हिसाब से। एंड आपको सीपीयू के टेम्परेचर थोड़े ज्यादा साइड मिलेंगे क्योंकि ये थिन मशीनरी है, तो थोड़ा बहुत गर्मा गर्मी होगी यहाँ पे। और हम यहाँ पे बिना कूलिंग पैड के टेस्ट कर रहे हैं 27 डिग्री रूम टेम्परेचर पे, तो उसके हिसाब से परफॉर्मेंस यहाँ पे देख ही सकते हो। उसके बाद नंबर आता है GTA 5 का, सेम रेजोल्यूशन है 1800p और यहाँ पे सेटिंग्स हो रखा है हमने वेरी हाई पे। एंड भाई 1800p पे वेरी हाई सेटिंग्स पे आराम से 100+ FPS निकाल के देगा, लाइक 90-100 के आसपास। और बाकी सारे स्टैट्स आपके सामने। जीपीयू अपना पूरा पोटेंशियल दे रहा है 60 वॉट तक का, जितना वो दे सकता है। और बाकी टेम्परेचर GTA 5 में कम इसलिए क्योंकि क्लॉक स्पीड और वोल्टेज कम है, इस वजह से ठंडक का थोड़ा माहौल बना हुआ है। अगला नंबर है फार क्राई 6 का, और यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं अल्ट्रा सेटिंग्स पे, क्योंकि भाई 8GB VRAM वाला जीपीयू है, सारा कुछ यूज करेंगे। और यहाँ पे हमने कोई भी अपस्केलिंग मेथड यूज नहीं करा, लाइक FSR। एंड इसके अंदर भी हमारे को अल्ट्रा सेटिंग्स पे 1800p पे 50+ FPS निकाल के देगा। नॉर्मली दूसरे 4070 लैपटॉप से कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली इसकी परफॉर्मेंस कम है, लेकिन जितने पतले फॉर्म फैक्टर में आता है उसके अंदर अगर आपका गेमिंग करने का मन बने तो ये मशीनरी कैपेबल है, दिखाने का मेन मोटिव यही है। उसके बाद हमारी लिस्ट में RDR2, और यहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं फेवर क्वालिटी पे, यानी कि सेटिंग्स बिल्कुल हाईएस्ट पे है। और आप अपने सामने परफॉर्मेंस देख सकते हो, एक तरफ DLSS हमने क्वालिटी पे रखा है और एक तरफ ऑफ है, और दोनों तरफ प्रीसेट सेम है। एंड यहाँ पे हमारे को पूरा 10 फ्रेम रेट का डिफरेंस मिल रहा है। DLSS में भी डिफरेंट क्वालिटी है, जैसे ऑटो मिल जाता है, अल्ट्रा परफॉर्मेंस मिल जाता है, उसके अंदर क्या है रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा गिर जाता है। क्वालिटी सबसे बेस्ट रेजोल्यूशन प्रोवाइड करती है, ज्यादा पिक्सेलेटेड नहीं लगता और गेमिंग की परफॉर्मेंस बढ़िया निकाल के देता है। एंड भाई अगर इस लैपटॉप की बात करूं तो परफॉर्मेंस हमने 4070 के हिसाब से अच्छी निकाल के दे रहा है, जो सिर्फ 60 वॉट का है। और उसके बाद टेस्ट करें स्पाइडरमैन मुल्ली भैया, और इसके अंदर फ्रेम जनरेशन मिल जाता है हमारे को, जो हमारा DLSS 3 है। वेरी हाई सेटिंग्स पे टेस्ट करें, रे ट्रेसिंग ऑफ है, एक तरफ DLSS फ्रेम जनरेशन ऑफ रखी है और दूसरी तरफ रखी है क्वालिटी पे। और इस लैपटॉप के अंदर DLSS 3 मेरे को इतना इंपैक्टफुल लगा नहीं जितना फुल फ्लेजेड गेमिंग लैपटॉप में लगता है। उसके अंदर हमारे को 20 से 25 FPS ज्यादा मिलता है, इसके अंदर नॉर्मल DLSS की तरह 10 FPS ही ज्यादा मिल रहा है। बाकी परफॉर्मेंस आप अपने सामने देख सकते
सकते हो, निकाल के तो बढ़िया दे रहा है। उसके बाद मैंने सोचा RTX 4070 है तो क्यों ना रे ट्रेसिंग जरा ऑन कर दी जाए। रे ट्रेसिंग को कर दिया हाई पे और बाकी सेटिंग्स आप अपने सामने देख ही सकते हो। एंड यहाँ पे भाई जहाँ पे DLSS फ्रेम जनरेशन ऑफ है वहां पे तुम्हारे को 20 से 30 फ्रेम रेट मिल रहा है, जो कि बिल्कुल प्लेबल नहीं है, लेकिन फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद 40 to 50 फ्रेम रेट निकाल के दे रहा है अगर आप रे ट्रेसिंग हाई पे गेम खेलते हो। तो यहाँ पे रे ट्रेसिंग लगाने के बाद फ्रेम जनरेशन ने थोड़ा सा फायदा दे दिया। उसके बाद हमारा साइबरपंक टेस्ट कर रहे हैं अल्ट्रा प्रीसेट पे, लेकिन यहाँ पे DLSS हमने एक तरफ ऑटो पे रखा है और रे ट्रेसिंग रखी ऑफ। और DLSS ऑटो रखने का रीजन दिखाता हूँ अभी आगे आपको। यहाँ पे आप साफ देख सकते हो अल्ट्रा सेटिंग्स पे हमारे को 20-25 फ्रेम रेट मिल रहे हैं, जो कि अच्छे खासे प्लेबल नहीं होते। और वहीं पे फ्रेम जनरेशन ऑटो लगाने के बाद जिसके अंदर रेजोल्यूशन थोड़ा ज्यादा गिर जाता है, उसके अंदर हमारे को 50 to 60 FPS मिल रहे हैं। फिर हमने क्या करा, चलो रे ट्रेसिंग अल्ट्रा पे टेस्ट कर लेते हैं। इस बार हमने DLSS फ्रेम जनरेशन क्वालिटी पे रखने की कोशिश करी और आप यहाँ साफ देख सकते हो क्वालिटी लगाने के बाद भाई फ्रेम रेट में कोई डिफरेंस नहीं था। ऑफ पे भी उतने फ्रेम रेट आ रहे हैं और क्वालिटी पे भी उतने ही आ रहे हैं। इसलिए हमने ऑटो को सेलेक्ट किया था कि चलो थोड़े ज्यादा फ्रेम रेट हम निकाल सके। और इस गेम से आप अंदाजा लगा पाओगे कि हमारे को ज्यादा वॉट वाला GPU क्यों चाहिए। 60 वॉट में भाई इसने मना कर दिया कि भाई मेरे बस का नहीं है साइबरपंक को ढंग से चलाना। एंड हमारा लास्ट गेम कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन 2.0 एक्सट्रीम प्रीसेट पे टेस्ट कर रहे हैं। एक तरफ DLSS क्वालिटी पे और एक तरफ ऑफ है। और यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो, 5 से 10 FPS का डिफरेंस मिल रहा है हमारे को DLSS से। और अगर आप एक्सट्रीम प्रीसेट पे गेम खेलोगे तो आपको 40, 50, मैक्सिमम 60 FPS मिलेंगे, जो कि स्पोर्ट्स के हिसाब से सही नहीं है। तो फिर मुझे लगा थोड़ी सेटिंग्स कम कर लेते हैं। हमने अल्ट्रा सेटिंग्स पे टेस्ट किया, DLSS को क्वालिटी पे रखा। उसके बाद जाके हमारे को 60 to 70 फ्रेम रेट मिलने लग गए थे, जो कि अच्छे खासे प्लेबल होते हैं। और ज्यादा सेटिंग्स आप गिराओगे तो और ज्यादा फ्रेम रेट आपको मिल जाएगा, जिससे हमारे को स्पोर्ट्स में बेनिफिट मिलता है। और ओवरऑल इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस को कंक्लूड करूं तो भाई गेमिंग की परफॉर्मेंस बढ़िया निकाल के दे रहा है, जितने पतले फॉर्म फैक्टर में आता है। यानी कि प्रोडक्टिविटी के साथ साथ गेमिंग आप इसके अंदर कर सकते हो। इस परफॉर्मेंस से अंदाजा लगा लो। तो भाई ये थी इसकी पूरी परफॉर्मेंस। अब जरा कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। जिस प्राइस पॉइंट पे लैपटॉप आता है 280, यहाँ पे आपको मैकबुक मिल जाएगी M2 Pro वाली और थोड़ा सा पैसा डाल के M2 Max भी मिल जाएगी, जो डेफिनेटली i9 3900H से बहुत बेटर परफॉर्म करेगी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। यहीं पे अगर विंडोज की बात करें तो विंडोज काफी वर्सेटाइल है, काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली भी है एज कंपेयर टू मैक OS। और ऐसा नहीं इसकी CPU परफॉर्मेंस खत्म है, अच्छी खासी CPU परफॉर्मेंस के साथ आता है। सारे टास्क मैंने आपके साथ शेयर करे। बट मैक का क्या सीन है ना, उसकी एप्स उसके हिसाब से काफी ऑप्टिमाइज्ड है, इसलिए वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। और उसका सबसे बड़ा USP वही है कि वो बैटरी पे भी सेम परफॉर्मेंस देता है जो वो चार्जिंग पे देता है। और सबसे बड़ा पॉइंट, इस विंडोज पे आप गेम खेल पाओगे, मैक के ऊपर गेमिंग नहीं कर सकते। मैक M2 वाली वीडियो देखना, इसके बाद गेमिंग कैसे होगी मैंने दिखाया, उसके अंदर 1-2 गेम चला के M2 कितना कैपेबल है पता लगेगा। और हाँ, लेकिन एक चीज बता दूं, ये लैपटॉप 100 वॉट पावर डिलीवरी को सपोर्ट करता है। तो 100 वॉट वाला पावर बैंक आप बाय कर सकते हो और कभी ऑन द गो आप ट्रैवल कर रहे हो तो इसके अंदर पावर बैंक लगा के गेमिंग करो या फिर अपना प्रोडक्टिव टास्क करो। उस चीज में ये भी वर्सेटाइल है। यहाँ पे 2 तरीके के यूजर आते हैं, जो प्राइस पॉइंट के हिसाब से चीज को जज करते हैं। भैया 2,80,000 में हम तो पीसी बिल्ड कर देंगे। ऑब्वियसली 2,80,000 में अच्छा खासा फुल फ्लेजेड पीसी बिल्ड हो जाएगा विद कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, CPU सब कुछ। बट एक चीज बता दूं, जिसको पीसी बिल्ड करना है वो इस प्राइस पॉइंट पे पीसी बिल्ड ही करे। इनको लेने वाले यूजर्स डिफरेंट है, इसलिए बनाई भी जाती है और बिकती भी है। सिमिलरली मैकबुक भी बनती है इसी प्राइस पॉइंट में और वो भी बिकती है। तो यहाँ पे इस लैपटॉप के बारे में अगर बात करूं तो अगर आप एक प्रीमियम थिन स्टूडियो टाइप वाला लैपटॉप चाह रहे हो विद तगड़ी डिस्प्ले, फ्लैगशिप प्रोसेसर एंड इवन ग्राफिक्स कार्ड, जिसके अंदर आप प्रोडक्टिविटी भी कर पाओगे, इवन गेमिंग भी कर पाओगे एंड अल्टीमेटली एक विंडोज मशीनरी ढूंढ रहे हो, तो आप इसको कंसिडर करके चल सकते हो। और साथ में इंटेल ईवो का ठप्पा मिलता है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई, वो भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। बाकी पूरे लैपटॉप मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगी। सिर्फ एक ड्रॉबैक लगा, जो मेजर मैं कहूंगा, वो है स्क्रीन वॉबल। इस प्राइस पॉइंट पे अच्छा नहीं लगता भाई, इतने पैसे खर्चता है बंदा तो। और हाँ, वर्ल्ड ऑफ टैंक्स डाउनलोड करना मत भूलना, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, और कूपन कोड लगाना मत भूलना फॉर एक्स्ट्रा रिवॉर्ड। बाकी आपके क्या थॉट्स हैं इस लैपटॉप के बारे में मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। पसंद आई वीडियो लाइक मार सकते हो, पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।